हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं गोलीय दर्पण पर अभिलंब। बच्चों, 90% बच्चों को ये नहीं पता होता है कि गोलीय दर्पण पर हम किस प्रकार से अभिलंब को ड्रा करते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर देखने से आप सभी लोगों को ये सारे डाउट खत्म हो जाएंगे कि गोलीय दर्पण पर हम किस प्रकार से अभिलंब को खींचते हैं। इसके पहले के जो हमारे वीडियो लेक्चर थे, उस वीडियो लेक्चर में मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि अगर मान लीजिए हमारा कोई समतल दर्पण होता है या हमारी कोई समतल चीज होती है तो उस पर हम किस प्रकार से अभिलंब को ड्रा करते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जा करके इसके प्रीवियस सभी वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले स्टडी करेंगे कि गोलीय दर्पण का जन्म कैसे होता है, और उसी के साथ साथ हम उन दोनों दर्पणों के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि हमारा पहला दर्पण होता है अवतल दर्पण और दूसरा हमारा होता है उत्तल दर्पण। इनकी स्टडी करने के बाद में हम इनमें सीखेंगे कि इन दोनों दर्पणों पर हम किस प्रकार से अभिलंब को ड्रा करते हैं। तो बच्चों, अगर आप सभी लोगों को आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो बच्चों, इस चैनल पर आप सभी लोगों को क्लास 10th 11th और 12th की सभी जो आपकी फिजिक्स की क्लास हो गई या मैथ की क्लास हो गई स्टडी कराई जाती है। अगर आप सभी लोगों का इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं बहुत जल्द से जल्द इस चैनल पर केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टडी करते हैं सबसे पहले यहाँ पर गोलीय दर्पण पर अभिलंब। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा गोलीय दर्पण होता है ये किस प्रकार से इससे दो दर्पण का जन्म होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का। तो सबसे पहले आज की वीडियो लेक्चर में हम इसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ से आप देख सकते हैं कि गोलीय दर्पण पर अभिलंब, ये हमारी हेडिंग लग चुकी है, और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नॉर्मल ऑन स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर का मतलब होता है यहाँ से गोलीय दर्पण, और नॉर्मल का मतलब तो आपने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में अच्छे से सीख रखा होगा कि नॉर्मल का मतलब होता है यहाँ से अभिलंब। तो बच्चों, अब हम यहाँ से सबसे पहले जानते हैं कि गोलीय दर्पण का जन्म किस प्रकार से और कैसे हुआ है। तो जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने क्या किया, एक प्लास्टिक की बॉल ले ली। आप देखते हो जो बच्चों की खेलने वाली बॉल होती है प्लास्टिक की, उसी बॉल को हमने क्या कर दिया, बीच से उठा करके काट दिया। तो वहां से उसके दो कर्व शेप निकलते हैं, कुछ इस टाइप से आपको कर्व शेप दिखाई पड़ेंगे। तो जो हमारा इधर का भाग होगा उसे बच्चों हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण, और जो इधर का हमारा भाग होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। तो अब हम इन दर्पणों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने एक फिगर बना रखा है। हमने एक यहाँ से गोला लिया और इस गोले को बच्चों हमने क्या कर दिया, बीच से उठा करके काट दिया। जब काट दिया तो इधर वाले भाग को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कलई कर दिया। इसके बाहरी भाग को हमने यहाँ से कलई कर दिया। तो जब इधर का हमने देखा यहाँ पर कलई हो गया, तो इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो आप यहाँ से कह सकते हो जो हमारा कटा हुआ इधर का भाग होगा इसे हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। और बच्चों, इधर वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर बच्चों आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि किस प्रकार से इन दोनों दर्पणों का जन्म हुआ है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब बच्चों, यहाँ से हमने इन्हीं दोनों दर्पणों को यहाँ पर नीचे बनाया है। तो इधर वाला जो हमारा भाग होता है इसे हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। तो यहाँ पर हमने अवतल दर्पण को इस प्रकार से बना लिया है, और इधर हम क्या करते हैं, बाहर की साइड में क्या करते हैं, कलाई करते हैं। इसको कलाई भी कहते हैं, और दूसरे शब्दों में इसे क्या बोलते हैं, पॉलिश कहते हैं। तो हमने वही यहाँ पर लिखा है, जो इधर का भाग होता है, जो ये अंदर का भाग है इस साइड का, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रावर्तक तल बोलते हैं या प्रावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। तो वो हमारा यहाँ से लिखा गया है कि इस वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, प्रावर्तक तल या प्रावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। प्रावर्तक तल का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर कोई भी हमारी किरण आएगी तो इस तल पर पढ़ने के बाद में क्या होगी, दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाएगी। तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, प्रावर्तक तल बोलते हैं। अभी जब हम यहाँ पर गोलीय दर्पण के बारे में अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो इसका पूरा नियम कानून भी पढ़ेंगे, और साथ साथ ये भी समझेंगे कि किस प्रकार से इस परावर्तक पृष्ठ से जो हमारी आने वाली किरणें होती हैं वो किस प्रकार से यहाँ पर परावर्तित होती हैं। तो बच्चों, अभी के लिए आप इतना समझो कि किस प्रकार से यहाँ पर गोलीय दर्पण का जन्म हुआ है, और यहाँ पर दोनों दर्पण किस प्रकार से बनाए जाते हैं और इनकी कलाई कैसे की जाती है, इनके बारे में स्टडी करिए। जैसे जैसे आपके टॉपिक आते जाएंगे मैं आप सभी लोगों को सारे पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर डाउट क्लियर करता चलूँगा। तो बच्चों, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर आप टाइप कर सकते हो कि हमें ये टॉपिक समझ नहीं आया है। उसके लिए मैं आप सभी लोगों को अलग से एक वीडियो बना करके प्रोवाइड कर दूंगा। अब बच्चों, यहाँ तक का शायद टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसी प्रकार से हमारा जो इधर का भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। हमने क्या किया, उत्तल दर्पण में जो कलई होती है वो अंदर की साइड होती है, जैसा कि आप यहाँ पर
देख सकते हैं। और जो इसका बाहरी भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं या परावर्तक तल कहते हैं। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब बच्चों हम यहाँ से बात करेंगे कि गोलीय दर्पण से दो दर्पणों का जन्म हो गया। पहला दर्पण कौन सा होता है, अवतल दर्पण, और दूसरा दर्पण हमारा कौन सा होता है, यहाँ पर उत्तल दर्पण होता है। बच्चों अवतल दर्पण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं, और उत्तल दर्पण को बच्चों इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अगर आपको इंग्लिश मीडियम से तैयारी करना है तो साथ साथ आपको इंग्लिश मीडियम के भी कुछ दिन बाद लेक्चर प्रोवाइड होना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम को यहाँ पर स्टडी कराने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद CBSE बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ बच्चों। तो अब हम यहाँ से बात करते हैं कि जो हमारा अवतल दर्पण होता है ये कैसा होता है, इस प्रकार से होता है। इसका जो वक्र पृष्ठ होता है वो अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, और जो कलाई होती है वो उसके जस्ट बाहर की जाती है। कहने का सेंस ये हुआ बच्चों कि जब भी हम अवतल दर्पण के बारे में स्टडी करते हैं तो अवतल दर्पण हमारा क्या होता है, उसका वक्र पृष्ठ अंदर की ओर होता है, और उसके जस्ट अपोजिट हम क्या करते हैं, उसकी कलाई करते हैं। यही सेम रूल से हम क्या करेंगे, उत्तल दर्पण के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, उत्तल दर्पण बनाया, और उत्तल दर्पण की जो हमारी कलाई होती है वो अंदर की ओर होती है, और उसका परावर्तक तल क्या होता है, बाहर की ओर होता है। तो यहाँ पर आपको दोनों दर्पण समझ आया होगा कि अवतल दर्पण हमारा इस प्रकार से दिखाई पड़ता है और उत्तल दर्पण हमारा इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। अब बच्चों एक बात है, यहाँ पर सभी बच्चों को 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि सभी बच्चों को ये डाउट हमेशा छाया रहता है कि किस प्रकार से हम अवतल दर्पण बनाते हैं और किस प्रकार से हम उत्तल दर्पण बनाते हैं। जब टीचर आपसे अचानक बाई चांस पूछता है कि बताओ इनमें से अवतल दर्पण कौन सा है या अवतल दर्पण किस प्रकार से बनता है, तो सभी बच्चे उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की पहचान नहीं कर पाते हैं, ना तो वो उसका फिगर बना पाते हैं। उनको ये डाउट हमेशा रहता है, चाहे वो 10th में हो, चाहे 11th में, चाहे 12th में हो। आप स्टडी करने के बाद में अगर आपसे अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का फिगर बनाने के लिए कहा जाता है तो उसमें आप फंस जाते हो। तो आज मैं उस डाउट को भी इस वीडियो लेक्चर में क्लियर कर दूंगा, और आज के बाद से आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनता है या अवतल दर्पण किस प्रकार से बनाया जाता है। तो चलिए उसके लिए हमने यहाँ पर नोट पॉइंट लिख रखा है। यहाँ से हमारा नोट पॉइंट होता है, तो नोट पॉइंट पे हमने सबसे पहले यहाँ पर लिखा है अवतल। तो सबसे पहले अगर हम एक दर्पण के बारे में भली भांति जान जाएंगे तो दूसरा दर्पण मैं गारंटी करता हूँ कि आपको 100% समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, अवतल। आपको पता है कि तल का मतलब क्या होता है, कोई सतह, या आप कहते हो परत। तो तल का मतलब यहाँ से आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पर हमें इन दोनों शब्दों की जरूरत होती है। पहला जो हमारे यहाँ पर वर्ड है वो आ है, दूसरा वर्ड क्या है हमारा, यहाँ से पहला जो शब्द है बच्चों हमारा यहाँ से आ है, और दूसरा हमारा जो शब्द है यहाँ से वाह है। तो आ का मतलब होता है अंदर। आ का मतलब बच्चों यहाँ से क्या होता है, अंदर होता है। और वा के यहाँ पर बच्चों दो मतलब होते हैं। पहला जो मतलब होता है उसे हम कहते हैं वक्र पृष्ठ, और वा का दूसरा मतलब क्या होता है यहाँ से, वास्तविक वा उल्टा। तो ये दोनों आपको हमेशा याद रखना है। अगर ये आपको शॉर्ट ट्रिक याद रहेगी तो आप कभी भी अवतल दर्पण के बारे में नहीं भूल पाओगे। चाहे आप 10th में हो, चाहे 12th हो, चाहे आप इंटर के बाद और भी कहीं पर आप स्टडी करो, BSc करो या MSc करो, आपको कभी भी इन दर्पणों के बारे में डाउट नहीं होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों के साथ में, अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल पर जोड़ने की कोशिश कीजिए। मैं आपका कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पर कंप्लीट कराने वाला हूं। तो बच्चों यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि आ का मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, आ का मतलब हो जाएगा अंदर, और वा के यहाँ पर दो मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है वक्र पृष्ठ, और दूसरा मतलब क्या होता है, वास्तविक वा उल्टा। अब बच्चों यहाँ पर आप अवतल दर्पण की परिभाषा भी बना सकते हो कि आ का मतलब हो गया जिसका वक्र पृष्ठ क्या हो, अंदर की ओर हो, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आप बना लीजिए, आ का मतलब क्या हो गया, अंदर, और वा का मतलब यहाँ से हो जाएगा वक्र पृष्ठ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ऐसा दर्पण जिसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, अंदर की ओर होता है, और कलाई आप जानते हो जस्ट उसकी उल्टी होती है। कलाई किधर हो जाएगी, बाहर की ओर हो जाएगी। तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसका फिगर बना देते हैं कि अवतल दर्पण किस प्रकार से बनेगा। तो आ का मतलब आपको ध्यान रखना है, आ का मतलब क्या हो जाएगा, अंदर। तो अंदर का मतलब हो गया कुछ ये इस तरह से बनेगा। अब आपको यहाँ से लिखा गया है जिसका वक्र पृष्ठ, ठीक है ना, तो ये इसका क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ हो जाएगा। अब बच्चों आपको पता है कि अगर इसका क्या है, वक्र पृष्ठ अंदर की ओर है, तो कलाई किधर करना है, यहाँ पर बाहर की साइड करना है, इस साइड आपको करना है। तो ये जो आपका दर्पण बनेगा, इसी दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अब बच्चों आगे आपको याद रखना है कि जब ये प्रकृति में प्रतिबिंब बनाता है, प्रकृति में जब अवतल दर्पण यहाँ से प्रतिबिंब बनाता है तो सदैव ये कैसा बनाता है, वास्तविक व उल्टा बनाता है। अभी आप जस्ट यहाँ पर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के नियम आप जब स्टडी करेंगे तो वहाँ पर आप ये हमेशा केस को देखने को पाएंगे कि अवतल दर्पण सदैव कैसा बनाता है, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। और साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि इसमें एक केस ऐसा होता है
जहाँ पर ये कैसा बनाता है, आभासी व सीधा बनाता है। तो जब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम क्या होते हैं, तो वहाँ पर मैं ये सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। फिलहाल अभी के लिए आप इतना समझिए कि आ का मतलब क्या हो जाएगा, अंदर, और वा का मतलब क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ। तो ऐसा दर्पण जिसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, अंदर की ओर होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो बच्चों अगर आप सभी लोगों को ये सारे नोट पॉइंट करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके नोट कर सकते हैं। अब हम आपको समझाने वाले हैं कि अवतल दर्पण पर और यहाँ पर उत्तल दर्पण पर किस प्रकार से अभिलंब को ड्रा करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर इसको इरेज करके और थोड़ा स्पेस करने के बाद में आपको स्टडी कराते हैं कि इन दोनों दर्पणों पर हम किस प्रकार से अभिलंब को ड्रा करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ से देखते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पे किस प्रकार से हम अभिलंब को ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा होगा कि हमने यहाँ से क्या बनाया है, ये हमारा अवतल दर्पण होता है। इस अवतल दर्पण को हमने मुख्य अक्ष के ध्रुव पर यहाँ पर रख दिया है। तो दर्पण के जस्ट सामने जो हमारा बिंदु होता है उसे हम बोलते हैं फोकस, और दर्पण के जस्ट सामने जो दूसरा पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कार्वेचर, या इसे हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हमारा क्या होता है, उत्तल दर्पण में होता है कि जो हमारा उत्तल दर्पण होता है ये ध्रुव पर रखा जाता है, और इसके जस्ट सामने जो हमारा पॉइंट होता है उसे बोलते हैं फोकस, और इसके जस्ट सामने जो हमारा पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो यहाँ पर आपको ये दोनों फिगर अच्छे से क्लियर होगा, और साथ साथ मैंने इसका दर्पण का यहाँ पर फिगर भी नीचे बना करके उसका नाम भी लिख दिया, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो कि हमारा अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है। तो उत्तल दर्पण जो हमारा होता है बच्चों, ये इस प्रकार से होता है। इसकी कलाई क्या होती है, अंदर की ओर होती है, और जिसका परावर्तक पृष्ठ होता है वो बाहर की ओर होता है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि ये हमारी हो गई कलाई, कलाई अंदर की साइड होती है, और ये इसका क्या कहलाता है, यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ कहलाता है, परावर्तक पृष्ठ, या आप इसको तल भी कह सकते हो। और ये बच्चों हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। तो इसकी कलाई किधर होती है, बाहर की ओर होती है, यहाँ लिख देंगे कलाई, और ये क्या होता है, इसका परावर्तक पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ। अब बच्चों जो शॉर्ट ट्रिक आपने इसके लिए पढ़ा है, बस आपको यही दर्पण याद रखना है। इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उत्तल दर्पण मिल जाएगा। तो बच्चों जैसा कि मैंने आप सभी लोग बताया कि आ का मतलब क्या होता है, अंदर, और वा का मतलब क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ। तो ऐसा दर्पण जिसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, अंदर की ओर होता है, और कलाई क्या होती है, बाहर की ओर होती है। तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ये होती है अवतल दर्पण की परिभाषा। और इसी दर्पण का आप क्या करिए, परिभाषा को उल्टा करके आप यहाँ पर उत्तल दर्पण की परिभाषा लिख सकते हैं। तो इसकी परिभाषा आप कैसे लिखेंगे कि ऐसा दर्पण जिसकी कलाई अंदर की ओर होती है और परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, बाहर की ओर होता है। तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों दर्पण की परिभाषा अच्छे से क्लियर हुई होगी। मैंने यहाँ पर बोल दिया, आप अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। अब बच्चों आपको सिर्फ इस दर्पण का फिगर याद रखना है कि जब भी आपसे कोई टीचर कहता है कि बताओ अवतल दर्पण किस प्रकार से बनाया जाता है, तो आप उसके नाम को याद रखिए कि अवतल, तो आ का मतलब क्या हो जाएगा, अंदर। तो आप ऐसा दर्पण बनाओ जिसका वक्र पृष्ठ क्या हो, अंदर की ओर हो। तो ये आपका इस तरह से बनेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो कलाई करते हैं वो किधर करते हैं, बाहर की ओर करते हैं, क्योंकि इसका वक्र पृष्ठ किधर है, अंदर की ओर है। जब वक्र पृष्ठ इसका अंदर की ओर है तो कलाई हमेशा बाहर की ओर की जाएगी। ये चीज आपको याद रखना है। अगर ये भूल जाओगे तो आप कभी भी दर्पण के बारे में नहीं सीख पाओगे। जहां तक मैं डीप में करके आपको पढ़ा रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जो इसके बारे में डिफाइन करके और अच्छी तरह से पढ़ाए कि जिससे आप अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का सारा कंसेप्ट सीख सकें। तो बच्चों ये बातें आपको मोटी मोटी बातें जरूर याद रखना है। तो आपने यहाँ समझ लिया कि ये हमारा क्या हो गया, इसका वक्र पृष्ठ हो गया जो कि अंदर की ओर धसा हुआ है, और कलैया किधर है, यहाँ पर बाहर की ओर है। तो ऐसे दर्पण को बच्चों हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ पर डाउट आपको क्लियर होगा। अब हम यहाँ से बात करते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हम किस प्रकार से अभिलंब को ड्रा करते हैं। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो इसका सेंटर ऑफ कार्वेचर होता है, इसी सेंटर ऑफ कार्वेचर से हम क्या करते हैं, एक सीधी रेखा खींच देते हैं। क्योंकि सभी लोगों ने पढ़ रखा है कि जब हम क्या करते हैं, वक्रता केंद्र से कोई भी रेखा खींचते हैं तो वो जैसे जाती है वैसे ही चली जाती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वही हमारा क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। अब बच्चों यहाँ पर हम ड्रा करते हैं। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसकी वक्रता केंद्र से एक रेखा खींच दी। ये जैसे जाएगी वैसे ही चली जाएगा, और फिर यहाँ से क्या होगा, दर्पण से टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। तो इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, यहाँ से अभिलंब कहते हैं, जो कि हमारा एन और एन डैश से प्रदर्शित किया जाता है। अब ये चीज कैसे यहाँ पर इसको हम अभिलंब कह रहे हैं, ये भी डाउट अभी हम क्लियर करने वाले हैं। उसी प्रकार से बच्चों आप यहाँ पर जानते हो कि जो हमारा उत्तल दर्पण होता है उसमें भी क्या होता है, आपका वक्रता केंद्र होता है। तो वक्रता केंद्र से हम क्या करते हैं, एक रेखा यहाँ पर ऐसे ही खींच देंगे, तो ये जैसे ही जाएगी वैसे ही चली जाएगी। फिर दर्पण पर क्या होगा, टकराने के बाद
बाद में ये उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। इसमें क्या होता है, कोई भी विचलन नहीं होता है, किरण जैसे गई वैसे ही जाएगी। दर्पण पर पड़ने के बाद में वो ठीक उसी रेखा से क्या होगी, बाहर चली आएगी, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर दोनों में देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, यहाँ से अभिलंब कहते हैं। तो यहाँ पर हम अगला पॉइंट लिख सकते हैं, इसको P और Q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको P' से दिखा दी, क्योंकि यहाँ पर हम ध्रुव को P से दिखा चुके हैं। तो बच्चों ये हमारे क्या होते हैं, जो वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण होती है उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब शायद आपको कोई डाउट यहाँ पर नहीं रहा होगा। अब यहाँ पर इसे हम अभिलंब क्यों कह रहे हैं, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि जब हमने यहाँ पर पढ़ा था कि समतल दर्पण पर किस प्रकार से अभिलंब खींचते हैं, तो उसमें मैंने आप सभी लोगों को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि अगर कोई भी हमारा क्या होता है, समतल दर्पण होता है या आपकी कोई सतह होती है, तो उस सतह के कोई अगर लंबवत है तो उसके साथ में थीटा कितना बनना चाहिए, 90 अंश का बनना चाहिए। अगर 90 अंश का कोण वो अंतरित करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर ये हमारी हो गई हथेली, आप यहाँ से समझ लीजिए कि जैसे ये हमारी क्या हो गई, हथेली हो गई, तो इस हथेली के साथ में मार्कर क्या कर रहा है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बना रहा है। तो जब 90 अंश का कोण बना तो ये हमारा मार्कर क्या कहलाएगा, यहाँ पर अभिलंब कहलाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हम थोड़ा इसका मैथमेटिक्स का यूज करके आपको समझाने वाले हैं कि जो हमारी वक्रता केंद्र से जाती है किरण, इसे हम अभिलंब क्यों कहते हैं और ये अपने पथ से क्यों विचलित नहीं होती है। जैसे ही जाती है वैसे ही उसी माध्यम में वापस लौट आती है, दर्पण से टकराने के ठीक बाद। तो बच्चों अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इस पार्ट को थोड़ा इरेज कर लेते हैं और आपको अच्छे से ये दोनों डाउट यहाँ पर क्लियर करते हैं। तो अब बच्चों इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैथमेटिक्स का लैंग्वेज यूज़ करना पड़ेगा, और शायद आप सभी लोगों ने क्लास 10th में वृत्त वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो मैं आशा करता हूँ अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप अपने जहाँ पर आप कोचिंग कर रहे हो, कोचिंग टीचर से आप यहाँ पर समझ सकते हो। वृत्त की एक परिभाषा होती है और उसकी एक प्रमेय होती है, उस प्रमेय में बताया गया है, वो चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर करता हूँ। तो वो प्रमेय आपने पढ़ रखा है कि अगर मान लीजिए हमारा क्या है, कोई भी एक गोला है या वृत्त है, तो वृत्त पर हम जब क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी स्पर्श रेखा इस तरह से खींचते हैं, तो आप स्पर्श रेखा सही से बना लीजिए। ये हमारी हो गई स्पर्श रेखा। इस स्पर्श रेखा का नाम हम देते हैं यहाँ से TN देते हैं, और ये क्या होता है, गोले का केंद्र होता है, जिसको हम O से दिखाते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस गोले से एक यहाँ पर त्रिज्या खींचते हैं, तो ये त्रिज्या हमारी कुछ इस प्रकार से आएगी। अब बच्चों ये हमारी त्रिज्या होगी, इसका नाम देते हैं यहाँ से M। तो MO हमारी क्या है, त्रिज्या है, और ये त्रिज्या क्या होती है, TN पर अभिलंब होती है। मीन्स स्पर्श रेखा जो हमारी होती है उस पर त्रिज्या क्या होती है, अभिलंब होती है। तो यहाँ पर कोण कितने का अंतरित होता है, 90 अंश का होता है। तो उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर आप सभी लोग बताया कि अगर हमारा क्या है, एक गोलीय दर्पण है या हमारा एक दर्पण है, तो जो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। सॉरी, आप इसको ऐसे खींच लीजिए। जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्पर्श रेखा इस तरह से खींचेंगे, तो ये इसके साथ में कितने का कोण बनाएगी, 90 अंश का बनाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हम कोई भी रेखा वक्रता केंद्र से खींचते हैं तो क्या करती है, स्पर्श रेखा के साथ में 90 अंश का कोण बनाती है, जैसा कि यहाँ पर बना रही है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इस आने वाली और इसके बाद टकरा करके वापस जाने वाली किरण को अभिलंब कहते हैं। यहाँ तक आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों इस गोले पर हम यहाँ पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, और इस गोले पर आप यहाँ पर अनंत त्रिज्याएं भी खींच सकते हैं। अगर हम यहाँ पर कोई भी स्पर्श रेखा इस तरह से खींचते हैं, आप इसको इस तरह मान लीजिए, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोई भी स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक त्रिज्या भी खींचेंगे, तो ये हमेशा क्या करेगी, इसके साथ में कोण 90 अंश का बनाएगी। ये आप सभी लोगों ने क्लास 10th में वृत्त वाले चैप्टर में इसकी प्रमेय पढ़ रखा है। मैं आशा करता हूँ कि शायद आप सभी लोगों को ये जानकारी पहले से हुई होगी। अब बच्चों यहाँ पर आपको ये डाउट खत्म हो गया होगा कि अगर वक्रता केंद्र से कोई भी किरण जाती है तो उसे हम अभिलंब क्यों कहते हैं, और ये जाने के बाद में दूसरे माध्यम में क्यों नहीं टकरा करके वापस चली जाती है। जबकि बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि अगर हमारा ये क्या है, मानते ही हमारा कोई दर्पण हो गया, हमने यहाँ से अवतल दर्पण बना लिया, और ये इसका पॉइंट हो गया जिसको हम बोलते हैं ध्रुव। इसके जस्ट सामने क्या होता है, फोकस होता है, और इसके जस्ट सामने यहाँ पर क्या होता है, आपका वक्रता केंद्र होता है। अब आप यहाँ से कहते हो कि अगर मान लीजिए हमने क्या किया, कोई भी किरण यहाँ से फोकस से भेजा, तो ये फोकस से जैसे जाती है उसके बाद दर्पण से टकराने के बाद ये देखो यहाँ पे क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर होती है। तो इस वाले कंडीशन में आप देख रहे हो कि जब भी कोई किरण अगर फोकस से जा रही है तो दर्पण से टकराने के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। तो ये यहाँ पर क्यों जो है हमारी जाने के बाद में और दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में क्यों नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो यहाँ पर कोण बना रही है वो 90 अंश का नहीं बना रही है। अगर 90 अंश का यहाँ पर ये कोण बनाती तो ये क्या होता, जैसे गई थी उसी माध्यम में सीधा वापस लौट आती है। तो यहाँ पर थीटा आपका चेंज हो जाता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, यहाँ से मुख्य यहाँ से वक्रता केंद्र से भेजते हैं, तो ये जैसे ही जाती है वो उसी माध्यम में गई और दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो ये क्या करती है, दर्पण के साथ में, ये आप कह सकते हो इस पर जब हम स्पर्श रेखा खींचेंगे दर्पण पर तो ये क्या करेगी, 90 अंश का यहाँ पर कोण बनाएगी। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, कोई भी विचलन नहीं होता है। ये किरण जैसे गई
वक्रता केंद्र से जाने के बाद में दर्पण से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो इसी को बच्चों हम इस जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं, यहाँ से अभिलंब कहते हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं उसका जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों अगर आप सभी लोगों को आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं आप सभी लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो से एकदम अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, उस कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पर अपना जो भी डाउट है वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। आने वाले नए वीडियो लेक्चर में मैं वो सारे डाउट यहाँ पर कवर कर लूँगा। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो लेक्चर हम इसी पर एंड करते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।